अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज का टॉपिक एक बहुत डिबिलिटिंग डिजीज़ के बारे में है जो कि बहुत पेनफुल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्पेयर करती है। वो शैटिका और शैटिक नर्व का पेन है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शैटिक नर्व होती क्या है, कहाँ है, कैसे इसका कोर्स होता है और ये किन किन जगह से गुजरती है। शैटिक नर्व एक नीचे वाले स्पाइनल कार्ड, जिसको लंबर और सैक्रल स्पाइनल कार्ड कहते हैं, नीचे वाली कमर का जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें मौजूद डिफरेंट नर्व रूट से बनती है। वहाँ से आपके न्यूरॉन्स निकलते हैं, नर्व्स निकलती हैं जो नीचे कन्वर्ज होके शैटिक नर्व बनाते हैं। शैटिक नर्व नीचे वाली कमर से निकलते हुए ग्लूटल रीजन में, जिसको बटॉक्स कहते हैं, उसमें से गुजरती है। वहाँ से होते हुए थाई में जाती है, मतलब थाई के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे जाती है, और नी के बैक वाले हिस्से पे, जो आगे नी है इसके पीछे जो हिस्सा होता है जिसको बेसिकली पोप्लिटियल फोसा कहते हैं, यहाँ पे जाके ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये शैटिक नर्व का मेडिकल कोर्स है, ले मैन को शायद समझना इसमें मुश्किल हो, लेकिन जो दर्द की रेफरेंस होती है और जो दर्द होता है वो इसके अलॉन्ग द कोर्स होता है। अमूमन ये लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनको पीछे कमर में दर्द होती है, पीछे नीचे वाली कमर से दर्द स्टार्ट होती है साइडों से, बटॉक्स में जाती है, ग्लूटल रीजन में जाती है, थाई में जाती है, पाँव के जो लेग्स के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से होती हुई नीचे एक तरफ नीचे पाँव तक जा सकती है। शैटिक नर्व अमूमन 30 से 50 इयर्स के ओल्ड एज लोगों में कॉमन है, 40 इयर्स में ज़्यादा होती है, और ये फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा पाई जाती है, although मेल में भी हो सकती है। इसके कोर्स में, इसके ओरिजिन से लेके जहाँ से ये इमर्ज होती है और टिल जहाँ ये एंड होती है, इसके दौरान कभी भी इसको कंप्रेशन आए, इसके ऊपर प्रेशर आ जाए, इसमें सोजिश हो जाए, तो ये शैटिक नर्व की पेन का बायस बन सकती है। शैटिक नर्व की पेन कमर से स्टार्ट होती हुई बटक्स में, और उससे थाई में, और थाई से होती हुई नीचे पाँव तक जा सकती है, और अमूमन एक हिस्से में होती है। आल्दो दोनों साइडों पे भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग शैटिका में बैक पेन के साथ जब प्रेजेंट करते हैं तो एक तरफ दर्द जा रही होती है। हर बैक पेन शैटिक पेन नहीं होती। शैटिक पेन का कोर्स ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। शैटिक पेन होती क्यों है? शैटिक पेन की मल्टीपल वजूहात है। जो सबसे बड़ी वजह है, जहां से ये निकल रही होती है, जहां से इसका ओरिजिन होता है, वर्टिब्रल कॉलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, अगर वहां पे कोई डिस्क स्लिप हो जाए, दो वर्टिब्रा के दरमियान अल्लाह ताला ने इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन से बचाने के लिए उनके दरमियान एक डिस्क होती है, अगर ये डिस्क किसी वजह से स्लिप हो जाए, आपकी स्पाइन कमज़ोर है, खुदा न खास्ता कोई भारी वजन उठाते हैं, कोई चोट लग जाती है, वहाँ टीबी हो जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, किसी भी वजह से अगर डिस्क आपकी वहाँ से स्लिप हो जाती है और वो शैटिक नर्व की जो ओरिजिनल रूट्स होती हैं उसके ऊपर कंप्रेशन करती है, उसकी वजह से शैटिक नर्व की पेन, ये मोस्ट कॉमन कॉज यही है। दूसरी बड़ी वजह, अगर नर्व के कोर्स में कोई ट्रॉमा हो जाए, या अल्लाह न करे कोई उसमें कंप्रेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग पैंट्स पहनते हैं और पैंट्स की पॉकेट्स में वो पर्स रख लेते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसकी वजह से आपके बटक्स के अंदर एक खास किस्म का मसल, जिसको पेरिफॉर्मिस कहते हैं, वो दब जाता है और उसके नीचे से शैटिक नर्व गुजर रही होती है, उसके ऊपर कंप्रेशन आती है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी अपने बैक पॉकेट्स में अमूमन पर्स ना रखा जाए जिसकी वजह से पीछे थाई के ऊपर या आपके बटक्स के ऊपर कंप्रेशन आए। एक ये रीजन हो सकती है शैटिक नर्व के कंप्रेस होने की। एक वजह, जहां से ये स्पाइनल नर्व रूट्स निकलती हैं, वहां अल्लाह ताला की तरफ से वर्टिब्रा के दरमियान एक कैनाल होती है, जो आपके मोरे हैं उनके दरमियान एक छोटी सी कैनाल होती है, एक छोटी सी टनल होती है, जिसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं। हराम मगज इसके अंदर होता है, स्पाइनल कार्ड इसके अंदर चलता है। अगर किसी वजह से ये स्पाइनल कैनाल तंग हो जाए, जिसको स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस कहा जाता है, किसी भी वजह से अगर उसमें कोई कैंसर आ जाए, स्पाइनल ट्यूमर्स आ जाएं, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बन जाएं, एक्स्ट्रा बोन बन जाए, या कोई भी वजह हो जिसकी वजह से स्पाइनल कैनाल तंग हो जाए, तो वो भी आपके स्पाइनल रूट्स को कंप्रेस कर सकती है और उसकी वजह से शियाटिका हो सकता है। या आप खुदा न खास्ता कोई भारी वजन उठाते हैं जिससे डिस्लिप हो जाए, उसके ऊपर कोई कंप्रेशन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी वजह से सोजिश हो जाए, या जहाँ से शैटिक नर्व गुजर रही है उसके इर्द गिर्द टेंडन्स में, लिगामेंट्स में या मसल्स में सोजिश हो जाए, तो शैटिका का पेन हो सकता है।
घर में ही शैटिका का पेन कंफर्म कर सकते हैं कि शैटिका का पेन है या नहीं। अमूमन हम मरीज को कहते हैं कि टांग बिल्कुल सीधी रख के ऊपर की तरफ उठाएं, टांग में बेंड ना आए, नी के ऊपर बेंड ना आए, और टांग को सीधा उठाएं और मसल्स, बैक के मसल्स को स्ट्रेच दें। जैसे ही वो टांग को ऊपर उठाएंगे एकदम पीछे दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपको शो करता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये शैटिका का दर्द हो सकता है। इसको तशखीस कैसे करें? इसके तशखीस में जो बेहतरीन टेस्ट है वो लोअर बैक का MRI है विदाउट कंट्रास्ट। MRI हमें बताता है कि वहाँ पे लिगामेंट्स कैसे हैं। MRI हमें बताता है कि वहाँ पे स्पाइनल कैनाल के अंदर कोई स्टीनोसिस तो नहीं है, स्पाइनल कैनाल तंग तो नहीं हो गई। MRI हमें ये भी बताता है कि वहाँ पे आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कहीं पे स्लिप तो नहीं है, उसके इर्द गिर्द कोई जॉइंट्स, लिगामेंट्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो आपका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ओरिजिन, उसकी डिटेलिंग हमें MRI पे पता चलती है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि एक्सरे तो हमारा नॉर्मल है, तो वर्टिब्रल में कोई इशू नहीं है। तो एक्सरे सिर्फ बोन्स दिखाता है, वो आपके डिस्क को, ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व्स को और उसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है वो एक्सरे पे नजर नहीं आता। एक्सरे सिर्फ बोन दिखाता है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो MRI विदाउट कंट्रास्ट है, जो हमें डिटेल बताता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट पेशेंट हिस्ट्री हम MRI विद कंट्रास्ट भी कर सकते हैं अगर वहां पे कोई इन्फिल्ट्रेशन हो, कोई ट्यूमर हो, कोई और चीज हो। लेकिन अमूमन MRI विदाउट कंट्रास्ट हमें काफी हद तक इंफॉर्मेशन दे देता है। ओके, अगर शैटिका का नर्व प्रूव हो जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बेनाइन है, और ये बात याद रखें 70 to 80% लोगों में ये दर्द विद टाइम में खुद ब खुद बेहतर हो जाता है अगर इसकी ऐसी कॉज ना हो जो डेंजरस हो। से दैट अगर ये सिंपल कंप्रेशन की वजह से या कोई थोड़ी बहुत सोजिश है तो अमूमन ये 70-80% में कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस की वजह से है, किसी ट्यूमर की वजह से है, या डिस्क काफी हद तक बल्ज हो गई है, तो इसका वाहिद इलाज आपको इंटरवीन करना पड़ता है। न्यूरोसर्जन इसके अंदर इंटरवेंशन करता है, मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन करता है, जिसकी वजह से डिस्क का वो हिस्सा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, स्लिप डिस्क का, जो नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रहा होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। या स्पाइनल ट्यूमर्स हो तो उसका इलाज किया जाता है, या स्पाइनल कॉन्स्टिनोसिस हो उसकी भी सर्जरी की जाती है। तो ये आपका जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉज क्या है शैटिका की। शैटिका की कॉज को तलाश करना जरूरी है। होम रेमेडीज में आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आप कोल्ड कंप्रेसेस या वार्म कंप्रेसेस कर सकते हैं, हीटिंग पैड लगा सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिलती हैं पेन किलर्स की, वो अपने डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन के साथ, डॉक्टर्स सजेशन के साथ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजियोथेरापी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरापिस्ट आपको डिफरेंट माइनर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताता है जिससे काफ़ी हद तक रिलीव मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ मिथ्स हैं, उसके कोई FDA अप्रूवल या आपके जो अथेंटिक मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं है, जिसमें लोग अमूमन नर्व ब्लॉक्स या आपके एक्वापंक्चर्स वगैरह करते हैं, उसकी कोई ऐसे वैल्यू नहीं है मेडिकल टेक्निक्स के अंदर। हाँ, इसके अलावा बहुत से लोग वहाँ पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं, वो टेम्पोरेरी रिलीफ के लिए होते हैं। अगर तो डिस्क स्लिप की वजह से है या स्पाइनल कॉर्ड स्टीनोसिस है या स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, तो इसका वाहिद हल न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे डिस्क स्लिप कितनी है, स्पाइनल ट्यूमर किस नौयत का है, उसकी बेस पे उसको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, अगर हम ट्रीट ना करें तो उसकी क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? इसकी पेचीदगियों में उस साइड, उस लेग की मसल की वीकनेस होना, उससे अमूमन मसल्स आपके छोटे भी हो जाते हैं और मसल वेस्टिंग होना भी शुरू हो सकती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। या जो है वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि डिस्क स्लिप की वजह से, अगर डिस्क स्लिप उसकी कॉज है तो आपके जो छोटे और बड़े पेशाब का कंट्रोल है वो भी लूज हो सकता है। तो इसको अथेंटिक डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि इसकी कॉज क्या है, क्या इसमें सिर्फ मेडिकेशन रिक्वायर्ड है या इसमें कोई न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉज क्या है। अगर बेनाइन कॉज हो, नीचे कोई कंप्रेशन हो विद इन द स्पैन ऑफ वीक्स टू मंथ्स, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। लेकिन अगर ओरिजिन इसका डेंजरस है, डिस्क स्लिप्स हैं, स्पाइनल ट्यूमर्स है, तो इसमें न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू सो मच।